ओके, सभी को नमस्ते। तो आज ये हमारा लास्ट लेक्चर है इस टॉपिक का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, राइट। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे सप्लाई एनालिसिस। ओके, सो कुछ थियरीज बची हैं, जैसे कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इम्पोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमें दो पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग यानी कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो डिमांड को इलास्टिक बनाते हैं, यानी डिमांड को फ्लक्चुएट करते हैं। सिंपल सी बात है, हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर्स व्हिच आर डिस्कस्ड बिलो। इलास्टिसिटी डिमांड कुछ फैक्टर्स हैं। पहला है नेचर ऑफ कमोडिटी, यानी कमोडिटी किस तरह की है, राइट। बाय नेचर वी कैन क्लासीफाई कमोडिटीज एज नेसेसरी, कंफर्ट्स एंड लग्जरी गुड्स। यहाँ पे देखो नेचर से क्या पता है, नेसेसरी यानी बहुत ज़रूरत की चीज़ें, कंफर्ट्स लग्जरी यानी आलिशान चीज़ें, कंफर्ट्स यानी जो हमारे लिए सहज हो। डिमांड फॉर नेसेसरी लाइक फूड ग्रेन्स, मेडिसिन, टेक्स्ट बुक्स एक्सेट्रा इज रिलेटिवली इनलास्टिक, एंड फॉर कंफर्ट्स एंड लग्जरी गुड्स लाइक कार्स एंड परफ्यूम्स, फर्नीचर एक्सेट्रा डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक। ध्यान देना क्या लिखा है, कह रहे डिमांड फॉर नेसेसरी गुड्स लाइक फूड ग्रेन्स, खाने पीने की चीज़ें, मेडिसिन दवाइयाँ और टेक्स्ट बुक्स किताबें इज रिलेटिवली इनलास्टिक। रिलेटिवली इनलास्टिक का मतलब है, यहाँ इस शब्द का मतलब समझ लेना, बार बार आएगा। रिलेटिवली इनलास्टिक का मतलब है कि डिमांड ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, यानी प्राइस भले ही थोड़ा ऊपर नीचे, ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन डिमांड लगभग उतने का उतना ही है। रिलेटिवली इनलास्टिक का मतलब होता है लगभग उतना ही है, बहुत थोड़ा फर्क पड़े तो बहुत थोड़ा, जो कि ना के बराबर है। तो ये नेसेसरी प्रोडक्ट्स पे कहते हैं ना कि खाना कितने महंगा हो जाए लोग खाएंगे, दवाएं कितनी महंगी हो जाए लोग खरीदेंगे, जरूरत पड़ेगा तो, राइट। टेक्स्ट बुक्स चाहे महंगे हो जाए तो भी खरीदना, सस्ते हो जाए तो भी उतने ही खरीदेंगे। अब कोई 300 की टेक्स्ट बुक है और वो अचानक 100 रुपीज़ की हो जाती है, तो आप 4-5 थोड़ी लेकर आओगे आपको एक ही ज़रूरत है, आप एक ही खरीदोगे। यानी टेक्स्ट बुक का जो डिमांड है वो रिलेटिवली क्या है, इन इलास्टिक है, यानी फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है। मैं बताया ना इलास्टिक और इलास्टिक। इलास्टिक मतलब फ्लक्चुएट होना, कम भी होना या ज़्यादा भी होना, और इलास्टिक का मतलब न कम हो रहा है न ज़्यादा हो रहा है, वही, ठीक है। तो नेसेसरी गुड्स का जो डिमांड होता है रिलेटिवली इन इलास्टिक होता है, जबकि कंफर्ट्स और लग्जरी गुड्स यानी जो आलिशान चीज़ें होती हैं, लग्जरियस चीज़ें होती हैं, जैसे कार, परफ्यूम्स, फर्नीचर, डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक, जबकि इनका डिमांड जनरली इलास्टिक होता है, यानी बढ़ता है और कम होता है, डिपेंड अपॉन इनकम, डिपेंड अपॉन प्राइस, बहुत सारे और चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट का मतलब बताया था मैंने, क्या, टी और कॉफ़ी, यानी एक ऑप्शन है दूसरा। तो डिमांड फॉर कमोडिटी विल मोर इलास्टिक इफ इट्स क्लोज सब्स्टिट्यूट आर अवेलेबल इन द मार्केट। सॉरी, डिमांड फॉर कमोडिटी विल बी मोर इलास्टिक इफ इट्स क्लोज सब्स्टिट्यूट आर अवेलेबल इन द मार्केट। फॉर एग्जाम्पल lemon juice, sugar cane juice, etc. But commodities having no close substitute like salt, the demand will be inelastic. Yes, देखो कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी चीज़ का ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है, जैसे टी का ऑप्शन कॉफ़ी है, तो सीधी सी बात इन दोनों की डिमांड क्या होंगे, हमेशा इलास्टिक रहेंगे, कि कोई अपना प्राइस कम करेगा, कोई ज़्यादा करेगा, कोई क्वालिटी चेंज करेगा, तो लोग यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ फ्लक्चुएट होते रहेंगे। लेकिन वही जो कमोडिटी के क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, जैसे सॉल्ट, नमक का कोई दूसरा ऑप्शन है क्या, नमक का कोई दूसरा ऑप्शन है, सॉल्ट की जगह शुगर यूज कर लें, ऐसा तो नहीं हो सकता। सॉल्ट और शुगर ऑप्शन में आती ही नहीं, सॉल्ट का टेस्ट अलग है, शुगर का टेस्ट अलग है। बिस्किट, अलग अलग कंपनी के बिस्किट सब्स्टिट्यूट कहलाएंगे ना, टाइगर बिस्किट, ब्रिटानिया बिस्किट, पार्ले जी बिस्किट, बिस्किट आपस में सब्स्टिट्यूट हैं। वाई, बिकॉज सबका टेस्ट सेम है और बिस्किट हैं वो, मारुति कार, टाटा कार, ये सब्स्टिट्यूट हैं आपस में, ठीक ना। लेकिन सॉल्ट का कोई सब्स्टिट्यूट है क्या, नहीं। तो सॉल्ट चाहे कितना भी प्राइस हो जाए, कम हो जाए ज़्यादा हो जाए, हम खरीदेंगे उतना ही उतना, यानी इसका डिमांड तो उतना ही होगा। सॉल्ट के जितने कंज्यूमर हो सॉल्ट के ही रहेंगे, वो कहीं और नहीं जा सकते, यानी सॉल्ट का डिमांड न कम होगा न ज़्यादा होगा, राइट। तो इसलिए इनइलास्टिक समझने की कोशिश करना, जिसका सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है, कोई ए प्रोडक्ट है और उसका कोई सब्स्टिट्यूट है, सेम प्रोडक्ट, सेम तरीके का प्रोडक्ट दूसरी कंपनी का अवेलेबल है, तो फिर दोनों का ही डिमांड हमेशा इलास्टिक रहेगा, यानी कम ज़्यादा होता रहेगा। लेकिन अगर मार्केट में किसी प्रोडक्ट का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट है ही नहीं,
वो ओनली वन है, तो उसका डिमांड कभी भी फ्लक्चुएट होगा ही नहीं, यानी उसका डिमांड क्या होगा, इनइलास्टिक। ठीक है। अगला है नंबर ऑफ यूजर्स, नंबर ऑफ यूजेस, सिंगल यूज गुड्स हैव अ लेस इलास्टिक डिमांड। यस, किसी प्रोडक्ट का सिंगल इस्तेमाल है तो फिर उसका डिमांड जनरली कम इलास्टिक होता है, यानी ना ज़्यादा बढ़ता है ना ज़्यादा कम होता है। मल्टी यूज गुड्स हैव मोर इलास्टिक, फॉर एग्जांपल कोल, इलेक्ट्रिसिटी। यस, और जिस गुड्स या सर्विस का जनरली गुड्स का यूजेस ज़्यादा होता है, यानी कई जगह पे हम उसका यूजेस कर सकते हैं, तो उसका डिमांड जनरली क्या होता है, मोर इलास्टिक होता है, यानी ज़्यादा बढ़ता है या ज़्यादा कम भी होता है। ठीक है। हैबिट्स मेक डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स रिलेटिवली इनइलास्टिक। यस, देखो वैसे एक वर्ड लिखा है सर्टेन, यानी जिन चीज़ों की हैबिट्स है, हैबिट्स में आप क्या कह सकते हो, आइसक्रीम खाने की हैबिट, ठीक है ना, खाने पीने की चीज़ें, पिज़्ज़ा खाने की हैबिट, कॉफ़ी पीने की हैबिट, चाय पीने की हैबिट, राइट। हैबिट कुछ भी हो सकता है, इवन कुछ बुरी आदतें भी होती हैं। बुरी आदतें मतलब अल्कोहल हो सकता है, ड्रग्स हो सकता है, सिगरेट वगैरह हो सकता है, राइट। तो बहुत लोग को आदत होती है, तो रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है, यानी उसकी डिमांड पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मतलब कम भी नहीं होता और बढ़ता भी नहीं है, क्योंकि जो लोग खाते पीते हैं वो खाएंगे पिएंगे, भले प्राइस जो भी हो, क्योंकि हैबिट हो चुकी है, आदत हो चुकी है। ठीक है। ड्यूरेबिलिटी, द डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स इज लाइक रिलेटिवली इलास्टिक। यस, जिन प्रोडक्ट्स के ड्यूरेबिलिटी यानी लंबे समय तक चलने वाले प्रोडक्ट्स का डिमांड जो है कम ज़्यादा होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। डिमांड फॉर पेरिशेबल गुड्स, यानी ऐसे गुड्स जो जल्दी खराब हो जाते हैं, उनका जो डिमांड होता है जनरली इनइलास्टिक होता है, यानी उसे हम जितना यूज़ करते हैं उतने डिमांड करते हैं, उसका डिमांड ना बढ़ता है ना कम होता है। जैसे ब्रेड, तो मेरे पास चाहे कितना ही पैसा हो जाए, ब्रेड कितना भी सस्ता हो जाए, मैं एक पैकेट ही घर में लाऊंगा, क्योंकि एक पैकेट में मेरा पूरा परिवार खा लेता है एक दिन में, क्योंकि दूसरे दिन या तीसरे दिन में पैकेट खराब हो जाएगी। ठीक है ना, तो मैं एक ही पैकेट लाऊंगा, यानी ब्रेड का डिमांड जो है इनइलास्टिक होता है रिलेटिवली। ठीक है ना, और जबकि ड्यूरेबल गुड्स का डिमांड जो है वो रिलेटिवली इलास्टिक होता है, यानी डिमांड ज़्यादा बढ़ता है या ज़्यादा कम होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क एंड वेजिटेबल्स, ये पेरिशेबल वाला था। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच इज यूज्ड in conjunction with other commodities to satisfy a single want is relatively inelastic. For example, the fall in price of a mobile handset may lead to rise in the demand for SIM card. तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में बात हो रही है। लिखा गया कि डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच इज यूज इन कंजक्शन विथ अदर कमोडिटी टू सेटिस्फाई अ सिंगल वांट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। मतलब कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है जिसका जनरली सिंगल यूज होता है। तो सिंगल यूज में हमने ऊपर भी पढ़ा कि सिंगल यूज में जनरली जो डिमांड होगा वो इनइलास्टिक होगा। ठीक है ना, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में भी सेम है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, नेक्स्ट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, डिमांड फॉर गुड्स इज यूजुअली इनइलास्टिक इफ द कंज्यूमर हैज हाई इनकम। द डिमांड पैटर्न ऑफ अ वेरी रिच एंड एन एक्सट्रीम पुअर पर्सन इज रिलेटिवली अफेक्टेड बाय सिग्निफिकेंट चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो ये कह क्या रहा है कि भाई डिमांड फॉर गुड्स इज यूजुअली इनइलास्टिक। कह रहा है कि भाई गुड्स के लेके जो डिमांड होती है वो यूजुअली इनइलास्टिक होती है इनकम को लेकर। ये डिपेंड करता है, आगे क्या लिखा है, इफ द कंज्यूमर इज हैज हाई इनकम, अगर कंज्यूमर का बहुत ज़्यादा इनकम है तो, मतलब क्योंकि जैसे अंबानी है तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कितना प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, वो उसको जो चाहिए उतना ही खरीदेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वॉशिंग मशीन बहुत सस्ता हो गया, वॉशिंग मशीन में भाव बहुत ऊपर हो गया, BMW मर्सिडीज के दाम इतने कम हो गए या इतने बढ़ गए, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसे, क्योंकि उसकी इनकम बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए सारे प्रोडक्ट की जो डिमांड है क्या है, इनइलास्टिक है उसके लिए। ठीक है ना, इफ द पैटर्न ऑफ ए वेरी रिच एंड एन एक्सट्रीम पुअर पर्सन इज रेयरली अफेक्टेड बाय सिग्निफिकेंट चेंज इन द प्राइस। यस, कहीं है कि भाई एकदम गरीब, एक्सट्रीम पुअर, ठीक है ना, एक्सट्रीमली पुअर और एक्सट्रीमली रिच यानी बहुत ज़्यादा वेरी रिच, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चाहे प्राइस कम हो ज़्यादा हो। बहुत गरीब है तो प्राइस कम हो, कितना भी कम हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा हो के जितना भी ज़्यादा हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत अमीर है, हीरे का प्राइस कितना बढ़ जाए तो भी इसको कुछ फर्क नहीं पड़ने का, कम हो जाए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने का।
तो बहुत गरीब और बहुत अमीर इन दोनों को जनरली कुछ फर्क नहीं पड़ता मार्केट में प्राइसेस किस चीज़ के कितने हो रहे हैं, क्योंकि जो अमीर है वो उतना खरीदेगा ही और जो गरीब है वो कभी नहीं खरीदेगा। तो इसीलिए इन दोनों के बीच जो होता है डिमांड इनइलास्टिक होता है हमेशा। बस इनकम का इफेक्ट पड़ता किस पे है, जो बोलते हैं ना मिडिल क्लास, हमेशा ये वर्ड यूज होता है मिडिल क्लास, इनको फर्क पड़ता है कि 10 रुपये प्राइस सस्ता हो गए, 5 रुपये सस्ता हो गए, इनको फर्क पड़ता है। तो ये फिर प्राइस के हिसाब से चलते हैं। कार का ईएमआई कम आ रहा है, क्या बोलते हैं उसको, इंटरेस्ट रेट कम है तो वो लोन लेते हैं। मतलब मिडिल क्लास वालों को फर्क पड़ता है, एकदम गरीब और एकदम अमीर उन दोनों को फर्क नहीं पड़ता है। उनके लिए डिमांड हमेशा इनइलास्टिक होता है, मिडिल क्लास वालों के लिए इलास्टिक होता है। अर्जेंसी ऑफ नीड्स, कितना ज़रूरत है कि या कितना जल्दी ज़रूरत है, यहाँ भी गुड्स की बात हो रही है। अर्जेंसी ऑफ नीड्स, देखो गुड्स विच आर अर्जेंटली नीडेड विल हैव रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, फॉर एग्जांपल मेडिसिन। यस, कुछ फर्क नहीं पड़ता मेडिसिन का प्राइस कितना ज़्यादा हो जाए कितना कम हो जाए, एकदम अर्जेंट है, एकदम सीरियस इंसान तो लेगा ही लेगा, वो बिल्कुल नहीं देखेगा कि क्या है क्या नहीं है, राइट। लग्जरी गुड्स विच हैज लेस अर्जेंट हैव रिलेटिवली इलास्टिक, जबकि लग्जरी गुड्स कार, ठीक है ना, कार, वॉशिंग मशीन, जो भी कुछ ले लो, लग्जरी लाइफ, सोफा वोफा, बेडशीट वगैरह, तो ये सब के जो होते हैं डिमांड जो होते हैं रिलेटिवली इलास्टिक होते हैं, यानी ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। सस्ते हुए तो ज़्यादा खरीदे जाएंगे, महंगे हुए तो कम खरीदे जाएंगे, राइट। टाइम पीरियड, elasticity of demand is always related to period of time. It varies with the length of time period. Generally speaking, longer the duration of period, greater will be the elasticity of demand, and vice versa. This is because the consumer can change the consumption habits in the long run in favor of cheaper substitute of the commodity. क्या लिखा, देखो बहुत अच्छी बात लिखी कि हम इलास्टिसिटी का जो पैटर्न है उसको समझने के लिए टाइम देना पड़ेगा। कोई एक दिन में ही अपनी हैबिट को चेंज नहीं करता। अगर हमको देखना है कि वो हैबिट की वजह से डिमांड को कितना फ्लक्चुएट करता है तो हमें एक लंबा समय देना होगा। शॉर्ट रन में तो इनइलास्टिक ही कहलाएगा, क्योंकि शॉर्ट रन में वो अपनी उसी हैबिट को फॉलो कर रहा होगा। लेकिन एक साल, 2 साल, 3 साल, कई मतलब काफ़ी समय गुजरने के बाद वो अपनी हैबिट को चेंज करेगा। जब हैबिट को चेंज करेगा तब जाके वो इलास्टिक हो जाएगा। जैसे कि भाई पिज़्ज़ा बहुत पसंद है मुझे आज के डेट में 2022 में, तो पूरे 2022 में पिज़्ज़ा पसंद है, पिज़्ज़ा ही पसंद रहेगा। यानी कि अगर मैं चाहूँ कोई इन्वेस्टिगेटर मुझ पर एनालिसिस करे और देखे कि मेरा हैबिट कम चेंज होता है तो जल्दी चेंज नहीं होगा। यानी पिज़्ज़ा को लेके मेरा जो डिमांड है वो क्या रहेगा, हमेशा इनइलास्टिक रहेगा। जब मैं 2 साल 3 साल गुजर जाए, हो सकता है फिर मेरे मन में चेंजेस आएगी, हाँ पिज़्ज़ा खा खा के बोर हो गया और कुछ और खाते हैं। तो जब मैं चेंज करूँगा तो काफ़ी समय बात करूँगा। वही बात लिखी यहाँ पे कि अगर जनरली क्या होता है, हमारा हैबिचुअल चीज़ें जो होती है वो इनइलास्टिक होती हैं। एक लंबे समय के बाद जो कंज्यूमर होता है, यहाँ पे लिखा होगा दिस इज बिकॉज द कंज्यूमर कैन चेंज कंजप्शन हैबिट्स इन लॉन्ग रन इन फेवर ऑफ चीपर सब्स्टिट्यूट। जनरली चीपर सब्स्टिट्यूट के बारे में लिखा है। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड इलास्टिक कब होता है, यानी बढ़ता है तो कब बढ़ता है और कम होता है तो कम होता है, और कैसे कम होता है, कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व हैं। तो एक फैक्टर टाइम भी है, हम यही पढ़ रहे हैं कि लंबे समय तक अगर हम किसी चीज़ को देखें तो वहाँ पे उस प्रोडक्ट का जो डिमांड होता है वो इलास्टिक होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए प्रोडक्ट का जो डिमांड होता है वो इनइलास्टिक होता है, ठीक है ना, खासकर हैबिचुअल चीज का। प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, इफ द प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इज द पर्सन्स इनकम इज स्मॉल देन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। यस, अगर हम अपने इनकम का एक छोटा सा हिस्सा ही खर्च करते हैं तो हमारा जो डिमांड ये रहेगा वो हमेशा इनइलास्टिक रहेगा। लेकिन इफ द प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इज लार्ज, जब हम अपने इनकम का एक बड़ा हिस्सा खर्च करते हैं तो हमारा जो डिमांड ऑफ प्रोडक्ट रहेगा वो क्या होगा, रिलेटिवली इलास्टिक होगा, यानी हमारा डिमांड थोड़ा ज़्यादा मूव करेगा, ठीक है। तो फैक्टर्स, यहाँ पे एक टेबल दिया देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट्स यानी क्या तय करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, नेचर क्या होना चाहिए और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस तरह से फ्लक्चुएट करेगा। तो अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, अगर ज़्यादा फैक्टर्स अवेलेबल यानी बहुत ज़्यादा भंडार अच्छा खासा है तो रिलेटिवली इलास्टिक होगा जो डिमांड होगा, और अगर फैक्टर्स अवेलेबल कम है, कुछ ही हैं, तो रिलेटिवली इनइलास्टिक होगा। नेचर ऑफ कमोडिटी, अगर कमोडिटी नेसेसरी प्रोडक्ट्स में आते हैं तो
इन इलास्टिक होगा। हमने पढ़ा ना मेडिसिन, फूड ग्रेन्स, वो जितना है उतना ही कंज्यूम करेंगे। लग्जरी प्रोडक्ट्स के लिए इलास्टिसिटी डिमांड थोड़ा ज़्यादा होता है, यानी इलास्टिक होता है। हैबिट्स को लेकर हैबिचुअल या हैबिचुएटेड जो प्रोडक्ट होते हैं वो रिलेटिवली इन इलास्टिक होते हैं, क्योंकि भले ही प्राइस कुछ भी हो जाए हम वो खरीदेंगे या हम उसको यूज़ करेंगे। और जो नॉट हैबिचुअल होते हैं उसके लिए हमारा जो डिमांड होता है इलास्टिक होता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। टाइम पीरियड, शॉर्ट रन के लिए इनइलास्टिक होता है, लॉन्ग रन के लिए इलास्टिक होता है। हमने पढ़ा ना ऊपर कि लंबे समय के बाद ही कंज्यूमर जो अपना टेस्ट हैबिट जो भी कुछ है चेंज करता है, शॉर्ट टर्म में तो वो वही यूज़ करता है। पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजप्शन, पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट, अगर पॉसिबिलिटी है पोस्टपोन कर देगा तो रिलेटिवली इलास्टिक, और अगर इम्पॉसिबल है कि पोस्टपोन करेगा यानी अभी यूज करेगा तो वो इनइलास्टिक होता है। नंबर ऑफ यूजेस ऑफ अ कमोडिटी, अगर बहुत ज़्यादा यूजेस है किसी प्रोडक्ट का तो उसका डिमांड इलास्टिक होता है, और अगर स्पेसिफिक यूज है, सिंगल यूज है, तो उसका डिमांड इनइलास्टिक होता है। तो ये थोड़ी बातें याद रखनी है आपको, राइट। लास्ट में हम आ गए इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्यों इंपॉर्टेंट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेट इंपॉर्टेंस टू प्रोड्यूसर्स, फार्मर्स, वर्कर्स and the government. Lord Keynes considered this concept to the most important contribution to Alfred Marshall. Significance of the concept becomes clear from the following applications. तो यहाँ पे कुछ बातें हमें पढ़नी है। पहला है इंपॉर्टेंस टू अ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के लिए जरूरी होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की स्टडी या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का थियरी। कैसे? एवरी प्रोड्यूसर हैज टू डिसाइड द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट एट विच ही हैज टू सेल इट। यस, हर प्रोड्यूसर को डिसाइड करना होता है कि उसने जो प्रोडक्ट बनाया है वो कितने पे सेल करेगा, राइट। सो फॉर दिस पर्पज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिकम्स इंपॉर्टेंट। इफ द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक, यानी कोई ऐसा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है और जनरली उसका जो डिमांड है वो कांस्टेंट रहता है, यानी न बढ़ेगा न कम होगा, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? ही विल फिक्स अप अ हायर प्राइस इन वाइस वर्सा, यानी वो अपने प्रोडक्ट का दाम जो है बहुत ज़्यादा रखेगा, यानी हाई रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर को क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए, तो वो अपने दाम को, अपने प्राइस को, प्रोडक्ट के प्राइस को क्या करेगा? ज़्यादा मैक्सिमम रखने की कोशिश करता है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा? प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो रिलेटिवली क्या है? इनइलास्टिक है, और इनइलास्टिक का मतलब ही होता है कि भले ही प्राइस कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, डिमांड उतना होगा ही होगा। तो जब डिमांड उतना होगा ही होगा, फिक्स है, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्राइस हाई रखेगा जनरली। The concept of elasticity of demand is also useful to a monopolistic to practice price discrimination. चलो आगे चलते हैं। तो प्रोड्यूसर को देखिए बस इतनी सी बात समझनी है कि अगर प्रोडक्ट का नेचर इनइलास्टिक है डिमांड, तो प्राइस वो हाई रखेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंस टू गवर्नमेंट, क्या है गवर्नमेंट को? टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कैसे? दोज कमोडिटीज, ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे गुड्स हुज डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक, यानी ऐसे प्रोडक्ट जो गवर्नमेंट की नज़र में उनका डिमांड सेम रहता है, चाहे प्राइस कुछ भी हो, तो डिमांड क्या करेगी? गवर्नमेंट क्या करेगी? विल फिक्स टैक्स मोर बिकॉज इट विल नॉट अफेक्ट द डिमांड एंड मच वाइस वर्सा। बहुत सही बात है ना। कोई ऐसा गुड्स है, कमोडिटी है जिसका डिमांड कांस्टेंट रहता है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? इस पर हाई टैक्स रखेगी, क्योंकि उसको पता है चाहे कुछ भी टैक्स ये किया जाए, कंज्यूमर परचेस करेंगे ही करेंगे, उतना तो डिमांड आएगा ही आएगा, राइट। इंपॉर्टेंट इन फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरपेंडर। क्या लिखा? द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूजफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइसेस। द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर विच डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक कैन कमांड अ हायर प्राइस एज कंपेयर टू दोज हैविंग इलास्टिक डिमांड। अब यहाँ पे देखो, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनके फैक्टर प्राइसिंग क्या है? लैंड के रेंट, लेबर के वेजेस, कैपिटल के इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर के प्रॉफिट। तो कह रहे हैं कि भाई ऐसी कमोडिटी या ऐसा आउटपुट जिसका डिमांड क्या रहेगा? इनइलास्टिक रहेगा, यानी डिमांड वैसे का वैसे ही रहने वाला है। तो जनरली जो ये फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर के जो प्राइसेस होते हैं, यानी जो लेबर का वेजेस होगा, लैंड का रेंट होगा, कैपिटल का इंटरेस्ट होगा, वो जनरली क्या होगा? ज़्यादा रहेगा, ठीक है। आई होप समझ रहे हो। जैसे कि इतना डिमांड आएगा ही आएगा किसी प्रोडक्ट का, इन सब फैक्टर्स को यूज़ करके कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है और उसका प्रोडक्ट का डिमांड उतना आना ही आना है, कम नहीं होगा।
ज़्यादा भी नहीं होगा। तो जनरली ये क्या करेंगे, अपना जो भी इनको मिल रहा है, प्रॉफिट, वेजेस, इंटरेस्ट, ठीक ना, रेंट, ये हमेशा ये हाई रखेंगे। क्या रखेंगे? हाई रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वर्कर्स कैन आस्क फॉर हायर वेजेस इफ द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय देम इज रिलेटिवली इलास्टिक। ये देखो बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है कि भाई वर्कर्स जो है वो ज़्यादा वेजेस की डिमांड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो वो प्रोडक्ट बना रहे हैं उन प्रोडक्ट का डिमांड जो है कभी कम ही नहीं होता, जितना है उतना ही बिक रहा है। ये ज़्यादा ज़्यादा भी नहीं होता, मतलब उतना ही है, कम नहीं होता कभी। तो सीधी सी बात है, वो ज़्यादा वेजेस डिमांड करेंगे। Importance in foreign trade. The concept of elasticity of demand is useful to determine terms and condition in foreign trade. ठीक है, सो यहाँ पे इलास्टिसिटी का ऑफ डिमांड का यूज टर्म्स कंडीशन ऑफ फॉरेन ट्रेड में भी होता है। द कंट्रीज एक्सपोर्टिंग कमोडिटीज फॉर विच डिमांड इज रिलेटिवली इनलास्टिक। देखो हर पॉइंट में क्या लिखा है? रिलेटिवली इनलास्टिक। क्योंकि अगर डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जनरली कम नहीं हो रहा है, ये हम ध्यान देंगे कि कम नहीं होता है। इलास्टिक का मतलब कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। इनलास्टिक का मतलब है ना कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है, और उतना ही है, फिक्स है। तो वहाँ पे जो भी उससे रिलेटेड प्रोड्यूसर हो गया या लेबर हो गया, कोई भी हो गया, वो क्या करेगा? हमेशा हाई चार्ज करेगा। यहाँ पे भी देखो लिखा है, द कंट्री एक्सपोर्टिंग कमोडिटीज फॉर विच डिमांड इज रिलेटिवली इनलास्टिक कैन बी रेज देयर प्राइसेस। यस, वो प्राइस क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसका डिमांड कभी कम नहीं होने वाला है। यानी प्राइस बढ़ा दूंगा तो भी डिमांड उतना ही होगा। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक, have increased the prices of oil several times. The concept is also useful in formulating export and import policies of country. Yes, पेट्रोल के दाम कभी ऐसा हुआ पेट्रोल बढ़ गया तो इसका डिमांड कम कर दिया? नहीं, दिन पे दिन पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और दिन पे दिन इसकी यूजेस भी बढ़ते जा रहे हैं। उल्टा, ये तो उल्टा हो रहा है। मतलब लोग खरीदना कम नहीं कर रहे हैं, जितना खरीदते उतना तो लोग खरीदेंगे ही, क्योंकि गाड़ी सबके पास है, पेट्रोल डालना ही है, वैसे रखेंगे नहीं। यानी डिमांड तो कभी कम होगा ही नहीं, इसीलिए लोग क्या करते हैं? प्राइसेस बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, वही डिमांड कम होता तो प्राइस अपने आप कम हो जाता। पब्लिक यूटिलिटीज, इन केस ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज लाइक रेलवेज, यहाँ देखो पब्लिक यूटिलिटीज यानी पब्लिक सेक्टर्स की बात हो रही है, विच हैव एन इलास्टिक डिमांड, गवर्नमेंट कैन आइदर सब्सिडाइज और नेशनलाइज देम टू अवॉइड कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। क्या कह रहा है भाई कि रेलवेज ऐसी चीज है, रेलवे भी ऐसी चीज है जिसके ऊपर लोग डिपेंडेंट हैं। जितने भी मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, जो रिच है भाई, एरोप्लेन में ही घूमेंगे, राइट, जिसमें प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं। रेलवेज में मिडिल क्लास, गांव के गरीब और भी बहुत सारे लोग जो हैं, आज लगभग करोड़ों, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं पता, लेकिन करोड़ों, कई करोड़, इवन 20, 30, 40 करोड़ लोग रोज इंडियन रेलवे से ट्रैवल करते हैं। आई थिंक ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, यानी करोड़ों में ही है, रोज करोड़ों लोग इंडियन रेलवे में ट्रैवल करते हैं। ठीक है, अब इनकी मजबूरी है, क्योंकि इंडियन रेलवेज का कोई ऑप्शन नहीं है। यानी अगर इंडियन रेलवेज प्राइस बढ़ा देती है, इस वजह से नेशनलाइज कर देती है, प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है, कुछ भी कर दें, लोग इंडियन रेलवे को यूज़ करेंगे। यानी इंडियन रेलवेज को यूज़ करने का जो डिमांड है वो हमेशा क्या है? इनइलास्टिक है, वो कभी कम नहीं होगा। ठीक है ना, कोई बात देखिए। तो जनरली जो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ा वो हमने ज़्यादातर इनइलास्टिक को लेके पढ़ा कि जब प्रोडक्ट का डिमांड इनइलास्टिक होता है, यानी न कम हो रहा है न ज़्यादा हो रहा है, तो क्या क्या होता है? तो प्रोड्यूसर जो है हाई प्राइस रखेगा प्रोडक्ट का, गवर्नमेंट जो है हाई टैक्सेस रखेगी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या करेंगे? हाई प्राइसेस चार्ज करेंगे, यानी लैंड का ओनर ज़्यादा रेंट चार्ज करेगा, लेबर ज़्यादा वेजेस चार्ज करेगा, कैपिटल देने वाला ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगा, राइट। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में भी सेम, किसी प्रोडक्ट का डिमांड इनइलास्टिक यानी कॉन्स्टेंट है तो उसके प्राइसेस हाई रखे जाएंगे, जैसे कि ऑयल। और लास्ट में पब्लिक यूटिलिटीज, सेम चीज़ें लिखी हैं कि अगर पब्लिक यूटिलिटीज की डिमांड इनइलास्टिक है तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? नेशनलाइज कर सकती है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को बेच सकती है, या फिर उसको सब्सिडाइज कर सकती है, राइट, कुछ भी कर सकती है। आई होप ये चैप्टर क्लियर हुआ। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। ठीक है, चलो बाय।